हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं भारत बंद की और इसमें समझेंगे कारण क्या है, इस वजह से ये भारत बंद जो है वो बुलाया गया है, मांगे क्या है, इसके अलावा जिन जिन जो डिमांड्स इस समय भारत में जो दलित समूह और जनजातीय समूह कर रहे हैं, वो सारी मांगों पर डिस्कशन आज के वीडियो में करेंगे। और भारत बंद जो बुलाया गया जिसको विपक्षी पार्टियों ने पूरा समर्थन दिया है, इसमें कांग्रेस पार्टी है, वाम दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आरजेडी है, बीएसपी है, भीम आर्मी है। इन सभी ने भारत बंद को यहाँ पर अपना समर्थन जो है प्रोवाइड किया है। और झारखंड, बिहार, राजस्थान ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत बंद का अच्छा खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले आज के वीडियो में समझना है कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था वो निर्णय क्या था, इसके अलावा जो मांगे की जा रही है वो मांगे क्या है, और साथ ही साथ 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 341 इसके अलावा उन टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो टर्म्स यहाँ पर बताए गए हैं, जिसके आधार पर भारतीय संविधान आरक्षण का प्रावधान जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। तो जब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है उसको यहाँ पर डिफाइन किया, तो उस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जिनको बहुत ज्यादा आरक्षण का फायदा मिल चुका है, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको आरक्षण का फायदा बिल्कुल नहीं मिला है। ऐसे में क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो है उसको लागू किया जा सकता है, और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के उन लोगों को हेल्प प्रोवाइड की जाएगी जो अभी तक आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाए हैं। ऐसे में दो केसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बहुत बातें की। पहला जो केस था वो था टीवी चनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश 2004, और दूसरा जो है वो पंजाब में जो शेड्यूल कास्ट को लेकर 2006 में अधिनियम पारित किया गया था। इन दो केसेस को लेकर यहाँ पर बात की गई। एक्चुअली जो 2004 का केस आंध्र प्रदेश का है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में क्रीमी लेयर का जो दायरा है या जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है वो वहां पर लागू नहीं हो सकता है। अर्थात वहां पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो एससी एसटी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत है या सब कैटेगरी बनाने का जो तरीका यहाँ कहा जा रहा है, उन तरीकों को यहाँ पर खारिज किया जाएगा। अर्थात वो तरीके यहाँ पर नहीं लागू होंगे, जैसे कि 1992 में इंदिरा साहनी वाद के बाद कहा गया था कि भाई 27% का आरक्षण जो मंडल कमीशन के आधार पर 1990 में वीपी से सरकार ने दिया था, उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने लागू रखा था। ये कहा था कि जो एसईबीसी है अर्थात सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए 27% का आरक्षण जो है वो जेन्युइन है। लेकिन यहाँ पर क्रीमी सिद्धांत का जो एक तरीका है उसको यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। तो इसी को आधार बनाते हुए फिर 2006 में जो पंजाब में जो वहां की शेड्यूल कास्ट है उसको लेकर जो अधिनियम पारित किया गया 2006 में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज यहाँ पर बोलते हुए जो 7 जजों की बेंच है उसमें 6-1 से निर्णय आया और कहा गया कि सुप्रीम जो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, इनको हम क्रीमी लेयर वाला सिद्धांत जो है यहाँ पर लागू करेंगे। इसके बाद तो पूरे देश में बवाल हो गया। हर पार्टी ने ये कहा कि भाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है या सरकार जो है वो एक तरीके से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रही है। अच्छा, इसी बीच में लेटरल एंट्री वाला में भी जो मुद्दा है वो उठ गया, और लेटरल एंट्री वाले मुद्दे में ये बात कही गई कि वहां पर 45 पोस्ट निकाली गई और उसमें किसी भी तरह से जो आरक्षण की व्यवस्था है वो वहां पर नहीं की गई। इसको लेकर भी विपक्षी पार्टियों ने बहुत ज्यादा हो हल्ला किया। तब जाके सरकार ने इस निर्णय को अपने वापस लिया और अपने उस जो वहां पे वैकेंसी यूपीएससी निकाली तो उसको वापस ले लिया। लेकिन भारत बंद का आह्वान जो है वो जो भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लेकर जो उनका परिसंघ है, को फेडरेशन है, इन लोगों ने भारत बंद 21 अगस्त को कॉल किया। हर राज्य में इसको लेकर जो है वहां की विपक्षी पार्टियां जो भी हैं वो समर्थन कर रही हैं। अब ऐसे में जो मांगे हैं उन मांगों को यहाँ पर देख लेते हैं और फिर मांगों को डिटेल में समझें कि आखिर मांगे यहाँ पर क्या चल रही है। पहला जो मांग अनुच्छेद 41 को लेकर है, दूसरा 9वीं अनुसूची को लेकर है, उसके अलावा जातिगत जनगणना और सरकारी कर्मचारियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। पहले इन दोनों को बाद में समझेंगे, पहले इन दोनों पॉलिटिकल मुद्दों को समझ लेते हैं। जब लास्ट ईयर 2023 में बिहार में जब जातिगत जनगणना की गई और बिहार सरकार ने इसकी रिपोर्ट निकाली, उसके बाद से पूरे देश में जातिगत जनगणना को लेकर माहौल बहने लगा।
2024 का लोकसभा चुनाव जो भारत की विपक्षी पार्टियां थी, उसमें कांग्रेस, आरजेडी, शिवसेना, इन सभी पार्टियों ने जातिगत जनगणना की डिमांड करी। इसमें कहा गया कि देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कितने हैं, इनका वर्गीकरण किया जाए। इनकी जनसंख्या के अनुसार इनको जो है यहाँ पर प्रतिनिधि जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए। इसके अलावा एक और डिमांड की गई कि भाई जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसका भी डेटा आए कि इसमें कितने शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं और ओबीसी जो है इसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक केस समझने वाली बात है जो कि बिहार का केस है, तांती ततवा, जो वहां की एक बुनकर कम्युनिटी है, इसको लेकर जो केस हुआ। अच्छा, तांती ततवा कम्युनिटी को बिहार सरकार ने ईबीसी से निकालकर जो है शेड्यूल कास्ट में डाल दिया। अच्छा, इसको केंद्र सरकार ने यहाँ पर कहा कि नहीं, ये वर्गीकरण जो है वो सही नहीं है। बाद में इसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट जो है बिहार सरकार गई और पटना हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो डिसीजन सरकार ने लिया वो पूरी तरीके से सही है, अर्थात बिहार सरकार का यह निर्णय कि तांती ततवा कम्युनिटी को एससी में शामिल किया जाए, यह पूर्ण रूपेण सही है। इस बात को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट के पास लोग गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब यहाँ पे हमें आर्टिकल 341 समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 341 यह अधिकार देता है कि राज्य की मदद से राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और जनजाति में किसी भी जाति को शामिल कर सकता है। लेकिन यहां पर यह तरीका यह है कि भाई इसको शामिल करने में राष्ट्रपति का रोल तो है, लेकिन राष्ट्रपति अकेले इस फैसले को नहीं ले सकता। तो यहां पर यह फैसला होगा कैसे? तो इसको समझने के लिए हमें इस पूरी प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे कोई जाति आर्टिकल 341 के माध्यम से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के ग्रुप में शामिल होती है। इसमें क्या होता है कि पहले राज्य सरकार यह निर्णय लेती है, या ये कहिए कि एक कमेटी बनाती है, इसके माध्यम से वह जातियों को डिसाइड करती है कि किसको हमको यहाँ पर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में डालना है। उसके बाद जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, वह इसका पूरा जांच पड़ताल करता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखता है, उनका जो उनकी इकोनॉमिक स्थिति है उसको देखता है। उसके बाद यह लोकसभा में जाता है। अच्छा, लोकसभा में जब यह प्रस्ताव जाता है तो वहां पर यह पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा जाएगा, वहां वह पास होगा, एंड देन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई जाति जो है वह शामिल हो पाती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले ग्रुप में। तो ऐसे में आपने जी समझा, राज्य सरकार अकेले यह काम नहीं कर सकता, राष्ट्रपति अकेले यह काम नहीं कर सकता। अगर आपको किसी भी जाति को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड कराना है तो उसका एक ही माध्यम है और वह संसद है। तो ऐसे में आर्टिकल 341 जो है, उस आर्टिकल 341 में राष्ट्रपति जो है वह एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है, लेकिन राष्ट्रपति यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के फॉर्म में काम नहीं करता, वह पार्लियामेंट के फॉर्म में काम करता है। इसलिए संसद के अलावा किसी और के पास अधिकार नहीं है कि वह किसी भी जाति समूह को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में जो है वह शामिल कर सकता है। ऐसे में जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि भाई जो वर्गीकरण हम एससी एसटी का कर रहे हैं, इस वर्गीकरण में आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 341 कहीं पर भी दिक्कत पैदा नहीं कर रहे हैं, अर्थात यह तीनों आर्टिकल सब कैटेगरी बनाने का विरोध नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यह कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर बन जाता है। अगर हम भारतीय संविधान को देखें तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन तीनों को आरक्षण की व्यवस्था जो है करवाते हैं। अर्थात जो देश में हम आरक्षण की व्यवस्था देख रहे हैं वो आरक्षण की व्यवस्था भारतीय कुछ आर्टिकल में डिफाइन की गई है। इसमें जो पहला है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में साफ कहा गया है कि राज्य को यह निर्धारित करना है कि अगर कोई कम्युनिटी उस राज्य में पिछड़ेपन में है, अर्थात उसको वह सपोर्ट नहीं मिला है, तो ऐसे में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। आर्टिकल 16 का 4 भी यही बात कहता है, उसमें भी कहा गया है, भाई 4 के बी में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार या राज्य जो है नौकरियों में उन लोगों को आरक्षण का प्रावधान कर सकता है एससी एसटी के लिए जो कि पिछड़ेपन का शिकार है। आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। इसके अलावा आप देखेंगे आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है वो करवाते हैं। साथ ही आर्टिकल 243 डी और आर्टिकल 243 टी, 243 डी में पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और आर्टिकल 243 टी में अनुसूचित
जातियों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आरक्षण की व्यवस्था जो है वह की गई है। अब यहाँ पर जो डिमांड चल रही है, पहला तो ये है कि वर्गीकरण का जो सिद्धांत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लाया है, इसको कंप्लीटली खारिज किया जाए। वैसे सरकार ने इस पर एक नोटिफिकेशन दे दिया कि भाई हम इसे खारिज कर रहे हैं। तो ऐसे में एक और डिमांड जो यहाँ पर आई है, वो है 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात। अब 9वीं अनुसूची को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। देश आजाद होता है और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जाता है। उसके बाद भूमि सुधार की बात की गई और भारत में जमींदारी प्रथा के अंत की बात सरकार ने कही। लेकिन तब तक चुनाव नहीं हुए थे, तो ऐसे में इंटरिम सरकार जिसके की उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक संविधान संशोधन जो है वह लाया और उसे कहा था पहला संविधान संशोधन, जो कि भूमि सुधारों के लिए आया था। उसके तहत उन्होंने वहां पर पहला संशोधन किया और उस संशोधन में ये कहा कि भाई हम एक नई अनुसूची अनुसूची 9 बना रहे हैं और अनुसूची 9 के अंदर जो कानून लिखे गए हैं, उन कानूनों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त होगा और उसके खिलाफ न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। और इसके लिए आर्टिकल 31 बी का हेल्प लिया गया, जिसके अनुसार यह कहा गया कि आर्टिकल बी में यह लिखा है कि 9वीं अनुसूची में जो भी चीजें शामिल हैं, अगर वह फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ रही हैं, तो ऐसे में उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, अर्थात वह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रहेगी। लेकिन 1943 में केशवानंद भारती केस होता है और केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत जो है वो यहाँ पर दिया। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि अगर 9वीं अनुसूची में जो भी चीजें शामिल की गई हैं, अगर वह मूल अधिकारों का हनन कर रही है, ऐसे ही कंडीशन में वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगी, अदरवाइज वह नहीं भी आएंगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भाई 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जो कि न्यायिक समीक्षा के दायरे से दूर रहती है। स्टार्टिंग में इसमें 13 कानून थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें 284 कानून जो है वह शामिल है। ऐसे में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं और खासकर भारत में जो दलित राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, वह आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रहे हैं और कहा कि भाई 9वीं अनुसूची में अगर डाल दिया जाएगा तो ऐसे में यहाँ पर यह चीजें न्यायिक समीक्षा के दायरे से दूर हो जाएंगी। तो आप समझ रहे होंगे कि भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, अगर इसको हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट से अलग हटकर देखें, तो एक बात तो समझ में आती है कि यहाँ पर जो भारत बंद का आयोजन किया गया है या जो बुलावा दिया गया है, यह कंप्लीटली यह है कि भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लेकर जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत यहाँ पर सरकार लागू कर रही है। इसके अलावा जातिगत जनगणना को सरकार जो है वो डेटा यहाँ पर रिलीज करें। और दूसरा, सरकारी कर्मचारियों में किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है, अर्थात SC ST OBC का कितना वहां पे रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन को भी यहाँ पर सरकार जो है वो सही तरीके से डिक्लेयर कर दे और बताए कि कौन सी जाति यहाँ पर कितना अनुपात रखती है समाज में और नौकरियों में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा एस्पेक्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और ज्वलंत मुद्दे की। दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की